bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतिम चैप्टर पहली किताब का उपसय संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब अंतिम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप हम जानते रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यही चैप्टर है, और जितने भी पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर कराए हैं तो वो सब उतने ही सिलेबस इस वर्ष रखे गए हैं। सिलेबस में उतना ही टॉपिक है, उससे ज़्यादा आप ना पढ़ें। अगर आपको कोई बताता है तो फिजूल की बातों में ये बता देता है, तो ना आए उनके बहकावे में, बस इतना ही पढ़ें जितना पिछले वीडियो में हमने अन्य चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो अदर चैप्टर जो हमने पढ़ाए हैं तो उनमें जितना सिलेबस था आपके अकॉर्डिंग जो इस बार रखा गया है कोविड-19 के कारण, जिसको माइनस कर दिया गया है, उसके बाद में अब जो सिलेबस में हमने सभी चैप्टर आपको करा दिए हैं। अब चैप्टर आ जाता है बिल्कुल लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक का आज बेसिक पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होते हैं उपसय संयोजन यौगिक। सबसे मेन बात है यहाँ पर बंधों के आधार पर ही इनको उपसय संयोजन यौगिक कहा जाता है। लेकिन उपसय संयोजन यौगिक कैसे बनते हैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है, क्योंकि इनकी IUPAC करना ही सबसे बड़ी बात होती है, और IUPAC एक बार आप सीख गए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि लिखा है उपसय संयोजन यौगिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बताएंगे उपसय संयोजन यौगिक का निर्माण कैसे होता है। जब किसी विलयन में, कोई भी विलयन आप बनाएं तो 2 या 2 से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, यानी जुड़ते हैं। जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण तो बहुत से होते हैं, जैसे हम लिखते हैं FeSO4 NaCl और लिख देंगे उसके बाद में NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट CaSO4। ये सभी क्या होते हैं? लवण। कैसे होते हैं? छोटे से लवण होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जब किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण, यही लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं होते हैं, तब नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो एक नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, जैसे फिटकरी का बन जाना, मोहर लवण का बन जाना, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्रिस्टल होते हैं। ये आपने जनरल तौर पर देखे होते हैं, आप जनरली देखते रहते हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं। वो यही लवण क्रिस्टल होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लवण साधारण अनुपात में संयुक्त होकर एक नए क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम कहते हैं ये यौगिक आणविक या योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, आणविक और योगात्मक यौगिक यही कहलाते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे इनका नाम उपसय संयोजन यौगिक क्यों रखा गया। ठीक है, जो यौगिक बन गए आपके कौन से? आणविक यौगिक बन गए और योगात्मक यौगिक बन गए। तो आणविक यौगिक भी योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिकों को 2 वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। 2 वर्गों ये होते हैं जिनमें आ जाता है आपका, जैसे 2 वर्ग आप इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम किसी विलयन में 2 या 2 से अधिक, जब हम एक विलयन बनाएं उसमें 2 या 2 से अधिक, जो अभी हमने लिखे थे FeSO4 NaCl अमोनियम सल्फेट, ये अगर हम लवण उसमें डाल देते तो वो आपस में जुड़कर एक नया यौगिक प्राप्त करते हैं और उनसे क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये यौगिक आणविक या योगात्मक कहलाते हैं। यौगिक जो योगात्मक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है द्विक लवण, और दूसरा होता है संकुल यौगिक, इन संकुल यौगिकों को हम कहते हैं उपसय संयोजन यौगिक। उपसय संयोजन यौगिक लिखेंगे इसको।
संयोजन यौगिक, यौगिक यही आपके दो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संकुल यौगिकों को ही उपसह संयोजन यौगिक करते हैं। योगात्मक यौगिकों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्ग में आपका आ जाएगा द्विक लवण, दूसरे वर्ग में आ जाएंगे आपके संकुल लवण। तो हम पहले योगात्मक यौगिक के कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। इन यौगिकों के एग्जाम्पल देते हैं। वर्गीकृत तो दो वर्गों में कर सकते हैं, लेकिन योगात्मक यौगिक बनते कैसे हैं देखिए। पहले इनकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे हम निश्चित अनुपात में मिलाए योगात्मक यौगिक बना रहे हैं। कौन से यौगिक बना रहे हैं? योगात्मक यौगिक। फिर उनको दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। एक होंगे द्विक लवण और दूसरा होगा संकुल लवण। तो जैसे हम छोटे छोटे, जैसे हम मिलाएं FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइज SO4, ये आपका है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, सल्फेट ये आपका लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट। बहुत ही आसान होता है। देखिए दो सल्फेट, दो हमने लवण ले लिए। एक कौन है? फेरस सल्फेट और दूसरा है अमोनियम लवण, अमोनियम सल्फेट। यहाँ हमारा बता रहा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लवण, दो या दो से। हमने दो लवणों को ले लिया, एक ले लिया फेरस लवण और दूसरा अमोनियम लवण, और इसमें कुछ जल की मात्रा डाल दी 6H2O। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक क्रिस्टल बनाएंगे। अब ये धन का निशान हट जाएगा। अब ये बनाएंगे FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 6H2O। ये एक लवण बनकर तैयार हो गया जिसका नाम है मोहर लवण। मोहर लवण, और इसको हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। क्या कहेंगे? योगात्मक यौगिक। जैसे हमने बताया, जैसे कि लाइन लिखी गई है, जब किसी विलयन में दो या दो से अधिक, कितने? दो या दो से अधिक लवण आपस में साधारण अनुपात में संयुक्त होकर, साधारण मतलब है इतने अनुपात में आए कि वो आपस में जुड़ भी जाएं, संयुक्त हो जाएं, एक नया रूप ले ले। तो साधारण अनुपात में संयुक्त होकर, अब भाई जल में विलयन बनाना है तो जल में भी घोलना होगा, संयुक्त होकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। ये आपका बना है मोहर लवण, ये योगात्मक यौगिक है। कैसा? योगात्मक यौगिक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने पढ़ा होगा जनरली, जैसे Al2, आप पहले लिख लेंगे आप सही से K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। इसमें एक लवण और डालेंगे, ये हो गया धन, और दूसरा लवण ले लेंगे हम एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब इसमें हम वाटर मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, तो 24H2O, 24H2O यानी 24 अणु जल के मिलेंगे। जब हम पोटेशियम सल्फेट, और यह आपका लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, दो लवण, एक पोटेशियम सल्फेट, यहाँ बताया गया है दो या दो से अधिक पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको 24 अणु जल में घोलते हैं तो हमारा एक नया उत्पाद बनता है, जिसे हम लिखते हैं K2SO4 Al2 डॉट लगाएंगे बीच में, SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये आपका बन जाता है क्या? पोटास एलम। इसका नाम होता है पोटास एलम, पोटास एलम। इसको हम फिटकरी भी कहते हैं। क्या है ये आपका? इसका नाम है फिटकरी, फिटकरी भी कहते हैं। पोटास एलम का दूसरा नाम है फिटकरी।
तो यहाँ पर देखा आपने कि दो लवण, एक पोटेशियम सल्फेट का एक एल्युमिनियम सल्फेट का जल में घोला गया और उसने एक नया क्रिस्टल बनाया। यहाँ पर क्या लिखा है, तब नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जब आपस में मिल जाते और जल में घोले जाते तो एक नए क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, जिसका नाम होता है फिटकरी जनरल भाषा में, और हम बोलते हैं इसको पोटास एलम, क्योंकि ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दो वर्ग मतलब हैं, एक तो है द्विक लवण, एक है हमारा संकुल यौगिक। ये द्विक लवण हैं और ये संकुल यौगिक हैं। तो द्विक लवण क्या होते हैं, संकुल यौगिक क्या होते हैं, अब इस बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बताएंगे कि योगात्मक यौगिकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो होते हैं द्विक लवण यानी डबल सॉल्ट, और ये संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये आपका डबल साल्ट हो गया, ये डबल साल्ट है और ये आपके हो जाते हैं, इनका नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो हम इन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। आप जान चुके हैं योगात्मक यौगिक ये होते हैं, जैसे मोहर लवण बन गया और पोटास एलम बन गया। अब इसको रब करते हैं और चलते हैं, द्विक लवण बताते हैं। द्विक लवण को हम बताएंगे, द्विक लवण क्या होते हैं, जिसमें दो लवण उपस्थित हों, डबल साल्ट। द्विक लवण के बारे में हम लिखेंगे, बे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर, यहाँ पर घुलकर ना लिखेंगे, वियोजित होकर बे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। और आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं, डबल सॉल्ट कहलाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि द्विक लवण के बारे में लिखेंगे, बे यौगिक जो जलीय विलयन में, बे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर अपनी पहचान खो देते हैं और आयनों में वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। अब ऐसे ही हम संकुल लवण के बारे में लिखते हैं, बे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर देखिए बेटा, बहुत ही आसान है कि बस यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। ये अपनी पहचान खो देते हैं और ये लोग अपनी पहचान नहीं खोते। ये कंपाउंड ऐसे होते हैं, ये अपनी पहचान को नहीं खोते। तो लिखेंगे, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं।
हो जाते हैं और अपनी पहचान नहीं खोते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर हो गया बेयोगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर अपनी पहचान खो देते हैं और आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और बेयोगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जो इनके आसपास सरल आयन होते हैं उनमें विभक्त हो जाते हैं और अपनी पहचान नहीं खोते हैं, क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब तो इसके एग्जाम्पल भी बनते हैं कि बिना एग्जाम्पल के इन बातों को कैसे समझेंगे, बस बातों में लिख दिया गया है। हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया कि योगात्मक यौगिकों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला द्विक लवण है और दूसरा है संकुल यौगिक। हमें चैप्टर के हिसाब से अब यही पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द्विक लवण को बस यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि द्विक लवण के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बर्नर ने सिर्फ संकुल यौगिकों के बारे में, इसको पढ़ेंगे तो बर्नर थ्योरी आ जाती है। बर्नर को इस मामले में जब इन संकुल यौगिकों की इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन करके दिखाया तो उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कुछ तो इनका उपयोग हो सकता है। तो अधिकांश मेडिकल साइंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का उपयोग होता है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं और हमारे रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी, जो हमारे रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो भी उपसह संयोजन यौगिक के रूप में ही होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो उपसह संयोजन यौगिक के रूप में होता है। और एक दूसरी बात, जो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, तो उस पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में ही पौधों में मौजूद होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो अब आ जाते हैं इनके यौगिक। अब हम बताते हैं, हमने बताया था द्विक लवण डबल साल्ट, यानी कि डबल साल्ट होंगे आपके कैसे, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, 24 अणु जल के, यानी कि ये फिटकरी है, फिटकरी। इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, जर्नली भाषा में हम इसको बोलते हैं फिटकरी, ठीक। उसके बाद में हम दूसरा लिखते हैं मोहर लवण, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू, इसको लिखेंगे SO4 और 6H2O। जब इनको हम जल में घोलते हैं, अब हम इन्हें घोलेंगे जल में, H2O जल में घोल दिया तो ये आयनों में टूटने लगते हैं। अब देखिए सबसे पहले बनेंगे कितने आयन, पोटेशियम के 2 आयन, 2 पोटेशियम लगे हैं तो ये बन जाएंगे 2K+ आयन। इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एक सल्फेट यहाँ है और 2-3 यहाँ है, तो टोटल बनेंगे 4 सल्फेट प्लस, अब यहाँ प्लस दूसरे कलर से लगाते हैं क्यों आपको दिखता रहे साथ साथ कैसे ही अपनी पहचान खोते हैं। तो प्लस SO4 का होल SO4, यानी कि इनकी नंबर कितने होंगे, यहाँ पर अभी प्लस ना लगाएं, बाद में लगा देते हैं दूसरे कलर से। एक SO4 ये है और 3 यहाँ एल्युमिनियम के साथ लगे हुए हैं, तो 4SO4 के आयन बन जाएंगे, ठीक है। ये बन गए, एक पोटेशियम आयन बना और 4 बन गए सल्फेट के आयन और 2 बनेंगे एल्युमिनियम आयन, तो प्लस लगाएंगे और लिख देंगे एल्युमिनियम आयन, 2Al+ की घाते 3, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी होती है 3। देखिए पोटेशियम आयन बना, 4 सल्फेट आयन बन गए, एल्युमिनियम आयन बन गए। और आयन इनके परमाणुओं से बहुत ही छोटे होते हैं, कहते हैं कि इनकी बहुत सी जो स्ट्रक्चर होता है लेस हो जाता है, दिखाई नहीं देते। जब हमारा एटम इतना छोटा होता है कि वो हमको ऐसे नहीं दिखाई देता है, तो इसके
परमाणु यानी कि आयंस तो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद आए हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 24H2O, 24 अणु जल के लिख देंगे। ये लिख गया आपका। ये देखिए, जब कोई पदार्थ पूर्ण रूप से आयनों में टूट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, तो वो उसमें नहीं दिखाई देगा। आप जानते हैं फिटकरी को आप जल में घोलेंगे तो फिटकरी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगी, यानी कि उसने पहचान अपनी खो दी है, वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगी और उसमें पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाएगी, घुलनशील होगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसा ही फिटकरी के जैसा एक और होता है जिसे हम कहते हैं मोहर लबड़। इसका नाम होता है मोहर लबड़। इस मोहर लबड़ को जब हम घोलते हैं जल में तो बनता है एक Fe+2, Fe+2 आयन बनता है। और सल्फेट हम देखेंगे 1 और 1 2, तो यहाँ पर बन जाएंगे 2 सल्फेट, 2SO4 पर -2, 2 सल्फेट आयन बन गए। एक यहाँ सल्फेट है और एक ये सल्फेट है। और अमोनियम आयन, तो अमोनियम के 2 बनेंगे क्योंकि 2 लगा हुआ है ये सफिक्स में, 2 लगे हुए हैं ये सफिक्स में। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे NH4 का प्लस और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 2 अमोनियम आयन 2 बन गए। अब बचा क्या आपका जल, यानी कि जल बचा हुआ है, तो जल को हम लिख देंगे यहाँ पर +6H2O। जल कहीं नहीं जाएगा। जल से क्या मतलब है, वो तो जल में ही घोले जाएंगे, तो जल की पहचान तो जल के जैसी होगी। तो यहाँ पर हमने कहने का मतलब है कि द्विक लवण वो होते हैं जो जलीय विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। और जो पहचान खो देते हैं, देखिए यहाँ पर लाइन भी आपके लिए लिखी गई है कि वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर घुलकर अपनी पहचान खो देते हैं और आयनों में वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। हमने फिटकरी को जल में घोला, हर एक लवण अपने आयनों में विभक्त हो गया और अपनी पहचान को नष्ट कर गया। ऐसे ही हम लिखेंगे FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइज SO4 6H2O। मोहर लवण जब जल में घोला जाएगा तो वो आयनों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, अपनी पहचान को खो देगा। लेकिन संकुल यौगिक की बात करेंगे, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बेटा बिल्कुल नहीं खोते हैं, याद रखना है इस बात को, क्या कहलाते हैं, और सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं और अपनी पहचान नहीं खोते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे K2 FeCN का होल 6, ये होते हैं संकुल यौगिक। ऐसे बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं, आसपास बाहर से लवण लिखे जाते हैं, ये आपके होते हैं संकुल यौगिक। इसी प्रकार से आपको दूसरा बताते हैं K2CO NH3 का होल 4, ये आपके हो गए। ये है पोटेशियम, इसका नाम है आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। आप इसके नामों से नहीं घबराएंगे, अभी आगे चलकर बस थोड़ी से इसका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको इन संकुल यौगिकों की IPSC नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण की पद्धति होती है, उसके आधार पर आपको इतना ईजी तरीके से ऐसा बता देंगे आप कभी भी भविष्य में भूल नहीं सकते इनका नामकरण करने से। तो हम आपको इसके कुछ रूल बताएंगे और उस आधार पर आप चलते जाएंगे तो आप इसका नामकरण बिल्कुल आसानी से कर देंगे। तो अब इनको घोलेंगे हम, किस में घोलेंगे, जल में। जल में घोलेंगे तो H2O डालेंगे, इसको भी बेचारे को जल में घोलना है भाई। जल में घोल दिया, जल में घोलने पर क्या होता है, ये पोटेशियम टूट जाएंगे 2, तो 2K+, 2 आयन बनाएंगे और यह FeCN का होल 6 एक बनेगा आयन, तो इसे को लिखेंगे FeCN का होल 6 और इस पर लगा देंगे -2। देखिए इसने अपनी पहचान नहीं खोई, केवल क्या करा, सरल आयनों, ये जो है सरल आयन, ये सरल आयनों में टूट गए। लेकिन जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा गया है वो बिल्कुल ही अमिट होता है, मिट नहीं सकता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जब भी जल में घोले जाएंगे तो आसपास के लगे हुए सरल आयनों को तोड़ देंगे और संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे।
अब आगे आ जाते हैं पोटेशियम। अब दूसरे इसको घोला जाएगा तो इसकी जगह पर आप ले सकते हैं कैल्शियम को भी, Ca3। यहाँ पर Ca3 की जगह पर लिखना होगा आपको, लिख दें Ca केवल, Ca लिख देंगे तो Ca लिखने का मतलब है Ca3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतने ही यहाँ पर लगाने होंगे तो Ca को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे ट्वाइज। कितना लगा देंगे? ट्वाइज। तो कैल्शियम की बैलेंसी होती है 2, कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Ca+2, ठीक। कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है। अब ये कैल्शियम को ही तोड़ेगा, इस बड़े कोष्ठक में कोई बिगाड़ उत्पन्न नहीं होगा, ये आयनों में विभक्त नहीं होगा। शेष बचा हुआ कंपाउंड क्या है आपका? आया कोबाल्ट, CONH3 का होल 4 और इस पर लगा देंगे आगे ट्वाइस। जगह कम है तो इसको हम CO को यहाँ ले आते हैं, थोड़ा आगे लिख लेते हैं Ca को, तो ये Ca+2 और बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। और चूंकि ये कोबाल्ट 2 बार है कैल्शियम की संयोजकता के आधार पर, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 और इस पर लगा देंगे 1 माइनस। देखिए इस प्रकार से, देखिए इसने अपनी पहचान नहीं खोई। जो मेन चीज़ थी, जो बड़े कोष्ठक में लिखा गया था, उसकी पहचान बिल्कुल नष्ट नहीं हुई। तो ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर आपके लिए, कामा इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उपसह संयोजन रसायन कहलाता है। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा बंद। देखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। इन यौगिकों का अध्ययन करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे उपसह संयोजन रसायन। अब इस उपसह संयोजन आपका टॉपिक बन जाता है। उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में ही पूरा चैप्टर है, क्योंकि नाम है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे उपसह संयोजन यौगिकों के प्रकार। तो यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं। ये आप भाषा लिखेंगे जब ये सब बातें क्लियर कर लेंगे कि योगात्मक यौगिक क्या है, द्विक लवण क्या है और संकुल यौगिक क्या है। इनको आप कॉपी पर अपनी नोट करते चलिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसे अलग से संकुल यौगिकों को नोट कर लीजिए। फिर आप ये जो कामा इन्वर्टेड कामा में हमने लिखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजन रसायन कहलाता है। अब हम आगे डालेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब चलेगा अपना टॉपिक उपसह संयोजन यौगिकों के प्रकार। इसको रब कर देते हैं। रब कर दें इसको, काफ़ी बता दिया आपके, और हमें मालूम है इतना इजी है ये, आपके माथे में भेजा में चला गया होगा। तो आपके माथे में बिल्कुल बैठ गया, माइंड के उस जगह पर पहुंच गया जहां से अब निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसी जगह बस सटीक से आप पढ़ते रहिए और कॉपी पेन को लेकर बैठिए, साथ में नोट करते चलेंगे
तो ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा। तो आप नोट करते चलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उप सह संयोजन यौगिक या यौगिकों, और कोष्ठक में लिखेंगे संकुल यौगिकों के प्रकार। उप सह संयोजन यौगिक और संकुल यौगिक होते हैं दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, इनको हम लिखेंगे पूर्ण जटिल यौगिक। जो पूर्ण रूप से जटिल होते हैं वो पूर्ण जटिल कहलाते हैं, और आंशिक जटिल। भाई इसमें भी गड़बड़ी होती है कि कोई पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा स्थायी होता है, आंशिक जटिल यौगिक। हम उपसह संयोजन यौगिकों को जान चुके हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण जटिल और आंशिक जटिल। पूर्ण जटिल और आंशिक जटिल में इतना ही फर्क है, तो इनको आप पढ़ेंगे। तो पूर्ण जटिल यौगिक, पूर्ण जटिल यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जो एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। पूर्ण वियोजित यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो एक बार वियोजित हो जाएं और पुनः वियोजित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। एक बार तो उनमें वियोजन हो जाएगा, एक बार तो वो सरल आयनों में टूट जाएंगे और संकुल आयन में टूट जाएंगे, लेकिन पुनः वियोजित नहीं होंगे। अब लिखेंगे इसके बारे में, वे यौगिक जो एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल देखिए। पहले तो एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। वे यौगिक जो एक बार वियोजित होकर, एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण वियोजित यौगिक कहलाते हैं, या पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं, वियोजित यौगिक नहीं बोलेंगे, पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे वे यौगिक जो एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित हो जाते हैं, आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं। जैसे हम लिखेंगे FeCN का होल 6 और K4। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो हमारा 4K पोटेशियम आयन बन जाएगा, 4K+, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस में हमारा फेरस हेक्सासाइनो, या बोलेंगे हेक्सासाइनोफेराइड, पर माइनस आ जाएगा। ये माइनस के आ जाएंगे आपके 4, माइनस के 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बार वियोजित होने के बाद पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित। अब ये दोबारा
बिल्कुल ही नहीं वियोजित हो सकते हैं। आप चाहें जिसमें इसको घोला जाए ये वियोजित नहीं हो सकते हैं। तो ये कैसे कहलाएंगे? पूर्ण जटिल, पूर्ण जटिल यौगिक। ये पूर्ण जटिल है क्योंकि ये ऐसे यौगिक हैं जो एक बार वियोजित हो जाएं पुनः आयनों में वियोजित नहीं होंगे, पूर्ण जटिल। लेकिन इसका एक उदाहरण लिखते हैं K4CD का होल 6 यानी कि पोटेशियम टेट्रा, यहाँ पर 6 लिख दें, पोटेशियम हेक्सासाइनो कैडमिडेट, कैडमिडेट बोलेंगे क्योंकि कैडमियम में 8 लग जाएगा। इनके नामकरण में जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल घबराएं नहीं, बस ठीक अगली क्लास में ही इनका नामकरण करने की विधि आपको बता देंगे। तो ये क्या है? पोटेशियम, यहाँ गिनती नहीं बताते हैं, चाहे जितने लगे हों, चाहे 10 लगे हों, 100 लगे होंगे, 1000 पोटेशियम लगा दिए जाते तो आप इसकी गिनती नहीं बताते। ये टेट्रा नहीं बोलेंगे, चाहे पेंटा लगाओ, हेक्सा लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो कैडमिडेट, तो कैडमिडेट जब भी आयनों में वियोजित होगा तो बनाएगा 4 आयन और प्लस CdCN का होल 6 और ऊपर आ जाएंगे माइनस के 4 और इसे पुनः जल में वियोजित कर दिया जाए, किसी चीज़ में पुनः डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा कैडमियम, कैडमियम प्लस 2 आयन और बन जाएगा 6 साइनाइड आयन, यानी कि ये पुनः फिर वियोजित हो गए। एक बार इसको हमने वियोजित किया तो पोटेशियम आयन टूटे, लेकिन इसको एक बार और वियोजित किया जल में डालकर तो कैडमियम आयन अलग हो गया और साइनाइड आयन अलग हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनके जटिल और आंशिक रूपों को हम बताते हैं कि वे यौगिक, कौन से यौगिक? उपसह संयोजन यौगिक। वे यौगिक यानी कौन से यौगिक? उपसह संयोजन यौगिक, जिन्हें हम कहते हैं संकुल यौगिक। वे यौगिक जो एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित बिल्कुल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? पूर्ण जटिल यौगिक कहलाते हैं। सरल चीज़ें उसकी हट जाती हैं, बड़ा कोष्टक में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो क्या लिखा है अगला? वे यौगिक जो एक बार वियोजित होने पर पुनः वियोजित हो जाते हैं आंशिक जटिल यौगिक कहलाते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी जटिलता दिखाते हैं, उसके बाद में पुनः फिर वियोजित हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके बारे में लिखेंगे, इसको मिटा देंगे। उपसह संयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे। कौन से शब्द हैं जो इसकी शब्दावली बताएंगे? तो शब्दावली बताएंगे आखिर इसमें क्या क्या नाम यूज हो सकते हैं। यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उपसह संयोजन यौगिकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बारे में शॉर्ट नोट और टिप्पणियां पूछी जाती हैं। इसमें से सन 2020 में पूछा गया है आपका लिगेंड, यानी कि एक दंतुक लिगेंड। तो यहाँ पर आ जाती है, सबसे पहले आपका लिखेंगे केंद्रीय धातु आयन, जिसे हम बोलते हैं CMI, सेंट्रल मेटल आयन। ऐसी संरचना जैसे हम बताते हैं FeCN का होल 6 और ऊपर लगा था माइनस का 4। केंद्रीय धातु आयन का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आयन, CMI, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। ऐसा जब किसी धातु से या जब किसी आयन से, वो होगा आपका धन आयन, जब किसी धन आयन से दाता परमाणु चारों ओर जुड़कर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कैसे बंध का निर्माण करते हैं? उपसह संयोजक, क्योंकि यहाँ पर दाता साइनाइड है, क्योंकि साइनाइड माइनस का होता है और एक लिगेंड लेके आया और एक इलेक्ट्रॉन किसी का चुरा कर आया है। तो जब किसी
धातु मतलब धन आयन से दाता परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन देही है, इलेक्ट्रॉन देने वाले दाता परमाणु किसी धन आयन से जुड़ते हैं, वो धन आयन मेटल होता है, वो केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ये आपका हो गया केंद्रीय धातु आयन। और एक बात है कि जब केंद्रीय धातु आयन से दाता परमाणु, जैसे यहाँ पर है साइनाइड, हो सकता है आपका अमोनिया लिखा हो या हो सकता है आपका एक्वा लिखा जाए, दाता परमाणु सीधे धन आयन यानी कि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, और एक निश्चित त्रिविम ज्यामिति भी बनाता है, एक संरचना बनाता है निश्चित त्रिविम ज्यामिति। या तो वो होगी आपकी हेक्सा स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय, या आपकी होगी हेक्सागोनल यानी कि अष्टफलकीय, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल। तो ये कहलाता है बीच में जो लिखी जाती है धातु से हम कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। बीच में लिखी गई धातु केंद्रीय धातु आयन कहलाती है, चाहे इसकी जगह पर आपका CONH3 का होल 4 लिखा हो और यहाँ पर लिखा 4 यानी कि 0, Cl माइनस, इस पर आप लिख सकते हैं +2। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट के चारों ओर एक निश्चित ज्यामिति में अमोनिया जुड़े हुए हैं, और इसको हम 6 कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपाउंड बन जाएगा NH3 NH3 NH3। ये आपका सेंट्रल मेटल आयन से कौन जुड़ा है? दाता परमाणु, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया पर होते हैं दाता परमाणु। ये दाता परमाणु अमोनिया है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है धनायन को और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। जो ये लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको? अपने सेंट्रल मेटल आयन को, और एक खुद के पास रखता है, और बीच में एक बंध का निर्माण होता है जिसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध। दाता परमाणु यानी कि जो डोनेट हो, अपना इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाएगा। अगर कोई डोनर है, हम पहले से ही गरीब है, हमको कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने में हमारे पास तो पहले से नहीं है, और हमको एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बी के पास 2 रुपये हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर है धनायन, ये बी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये इसके बीच में बंध बन जाए, तो यानी कि ये दाता है और ये ग्राही है। ये क्या हो गया? ग्राही, और ये है दाता। ये ग्राही और ये दाता है। और ये आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे होते हैं लुईस अम्ल। कैसे होते हैं? लुईस अम्ल की जैसे व्यवहार करते हैं। और जो दाता होते हैं वो लुईस क्षार। ये कैसे है? लुईस क्षार। और जो ग्राही होते हैं वो होते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, ग्राही ने एक दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन लिया और एक बंध बना दिया, उसे हम कहते हैं उपसह संयोजक बंध, और इनसे बना यौगिक कहलाता उपसह संयोजन यौगिक। तो ये हो गया आपका केंद्रीय धातु आयन। कौन होता है? बीच में लगे हुए जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एक बंध का निर्माण करते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। अब अगली हेडिंग इसको मिटा देते हैं। ये शब्दावली पहली हो गई। हर एक पॉइंट को बड़ी आसानी से सीखेंगे। दूसरी हेडिंग डालेंगे उपसह संयोजन परिसर। उपसह संयोजन परिसर यानी कि इसका परिसर क्या है, जिसे हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने लिखते हैं FeCN का होल 6 और इसमें 4 पोटेशियम जोड़ दें, ये आपका उपसह संयोजन यौगिक है। परिसर क्या है भी बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें पोटेशियम C4 और Ni हेक्सासाइनो, ये लिख दें टेट्रासाइनो, तो यहाँ पर 6 लिख दें, हेक्सासाइनो भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप लिख दें NiCN का होल 4,
बाहर लिखते हैं आप Cl2। ये सभी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं तो बनाएंगे 4 पोटेशियम आयन, और यहाँ पर जो आयनिक मंडल बच जाएगा Cn का होल 6। वियोजित होने के बाद ये आयनों में टूट जाएंगे, जैसे ये टूटेगा, और यहाँ पर आ जाएंगे -4। अब इसको करते हैं तो 4 पोटेशियम आयन प्लस FeCN का होल 6, और इस पर आ जाएंगे 4 माइनस, नहीं सॉरी निकेल है यहाँ पर, तो निकेल लगाइए। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो वियोजित होने के बाद 2Cl माइनस बनेंगे, और इस पर आ जाएगा प्लस का निशान, तो यहाँ पर हम अमोनिया लिख सकते हैं, क्योंकि दो जगह एक जैसे लिगेंड नहीं होंगे। या आप वाटर लिख दें, वाटर लिख लें, यहाँ पर वाटर लिख लें, ठीक है। टेट्रा एक्वा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम NiH2O का होल 4, और इस पर लगा देंगे प्लस के 2। अब हम आपको बताते हैं उपसय संयोजन परिसर। जब किसी संकुल यौगिक को जलीय विलयन में घोला जाता है, जलीय विलयन में घोला जाता है, तो सरल आयनों के वियोजित होने के बाद, जो सरल आयन हैं जैसे पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, ये क्लोराइड है, ये सरल आयनों के वियोजित होने के पश्चात जो बड़े कोष्ठक का आयनिक रूप बचता है, ये सब बड़े कोष्ठक का आयनिक रूप बचा हुआ है, आयनिक यौगिक बचता है, यही कहलाता है उपसय संयोजन, सह संयोजन परिसर। देखिए जो बड़े कोष्ठक में ये है, एक ये है, एक ये है, कब, जब संकुल यौगिक आयनों में टूट गया, सरल आयन उससे पृथक हो गए, और जो एक यौगिक बचा हुआ है जो आयनिक रूप में है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है उपसह संयोजन यौगिक परिसर कहलाता है। इसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, और जिनमें दाता परमाणु लिगेंड एक निश्चित ज्यामिति के रूप में जुड़े रहते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, यानी कि केंद्रीय धातु आयन से। ये क्या कहलाते हैं, 1 2 3 ये आपके बने हैं, ये कहलाते हैं उपसह संयोजन परिसर। याद करिए, जब उपसह संयोजन यौगिक आयनित हो जाते हैं तो आयनित बड़े कोष्ठक का आयनित रूप, जिससे दा परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े होते हैं, उपसह संयोजन परिसर कहलाते हैं। ये हो गया आपका परिसर। अब आप जान चुके हैं परिसर किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे आयनिक मंडल या परिसर। नंबर 3 आयनिक मंडल या परिसर। अब देखिए, जो पहले वाली बात थी, जैसे हमने लिखा था K4CN का होल 6, और ये जब आयनों में टूटा था तो इसमें कितने बनेंगे 4K प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा FeCN का होल 6, और उस पर आ जाएगा -4। अब बता रहा है कि हमें तीसरी हेडिंग बताना है आयनिक परिसर। तो जब उपसह संयोजन यौगिक को किसी विलायक में विलय किया जाता है, यानी किसी जल में या किसी और चीज़ में घोला जाता है, तो जो सरल आयन होते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड जो अलग हो जाते हैं, बड़े कोष्ठक के बाहर जो लिखे गए होते हैं, और जो उसके बाहर संकुल यौगिक में बिल्कुल नहीं होते हैं या संकुल आयन में बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ये कहलाते हैं परिसर। परिसर, और ये कहलाता है क्या चीज़, ये आयनिक परिसर। क्या कहलाता, आयनिक परिसर, आयनिक परिसर। और ये होता है उपसह संयोजक परिसर। देख लीजिए, अब दोनों का आपको अंतर हो गया यहीं पर। आयनिक मंडल, इसे मंडल भी बोलते हैं भाई, मंडल भी बोलते हैं।
तो जब केंद्रीय धातु मतलब है उप सहसंयोजन यौगिकों को किसी में घुला जाता है, वियोजित होने के बाद जो सरल आयन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक परिसर, और जो बड़ा कोष्ठक में मेन आयन होता है जिसकी पहचान नहीं होती है, तो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं और उनके दाता परमाणु उसी में उपस्थित होते हैं, उप सहसंयोजन परिसर कहलाता है। ये आप सीख गए हैं। अब आगे आ जाती है लिगेंड। नंबर अगला आ जाएगा लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड को हम तीसरी हेडिंग 20 पेज पर लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये आपका तीसरा नंबर जो है, यहाँ पर तीसरा 1 2 3 चौथा नंबर है। तो ये लिगेंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिगेंड को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण, लिगेंडों का वर्गीकरण करेंगे तो लिगेंड होते हैं आवेश की उपस्थिति के आधार पर यहां लिखेंगे दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर। देखो, लिगेंड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश की स्थिति के आधार पर लिगेंड और दाता परमाणु की उपस्थिति। तो दाता परमाणु की क्या होती है उपस्थिति? कैसे? एक दंतुक, द्विदंतुक, तीन दंतुक, बहुदंतुक और उभय दंतुक। तो आवेश की उपस्थिति, आवेश तो आप जानते हैं, पहला ऋणात्मक लिगेंड। दूसरा आप लिख दें धनात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, और उसके बाद में आप लिखेंगे उदासीन लिगेंड। ये इतनी जगह इसलिए छोड़ दी, आप बताते। ऋणात्मक लिगेंड में ऐसे दाता परमाणु जिन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा परमाणु पर उपस्थित होता है वो कहलाते हैं, और जिन पर माइनस चार्ज पाया जाता है यानी कि जो किसी से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आते हैं वो ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे OH माइनस एक ऋणात्मक लिगेंड, CN माइनस यानी साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड ये। उसके बाद में क्लोराइड ऋणात्मक लिगेंड, ब्रोमाइड ऋणात्मक लिगेंड, ऑक्सीलेटो यानी कि ये CHO का होल ट्वाइज ऑक्सीलेटो ऋणात्मक लिगेंड। इसके बाद में नाइट्राइटो ऋणात्मक लिगेंड। ये सब कैसे हैं? ऋणात्मक लिगेंड। बहुत से ऑप्शन है, बस यहाँ पर ये समझ लीजिए ऐसे दाता परमाणु जिन पर क्या पाया जाए? ऋण आवेश उपस्थित होता है, ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। धनात्मक लिगेंड, ऐसे दाता परमाणु जिनके ऊपर धन चार्ज पाया जाता है धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। धनात्मक लिगेंड में आपके पास जैसे होता है NH4+ अमोनियम आयन, इसके ऊपर एक चार्ज पाया जाता है अमोनियम आयन। दूसरा होगा आपका हाइड्रोनियम आयन, नाइट्रोसिलियम आयन। ये आपके क्या होंगे? धनात्मक लिगेंड होंगे जिन पर धन आवेश उपस्थित होगा और एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु भी होगा। जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तभी तो उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देना है केंद्रीय धातु आयन को और एक अपने पास रखना है, तभी तो एक बंध का निर्माण होगा। और उदासीन लिगेंड ऐसे परमाणु जो उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया उदासीन लिगेंड, वाटर
उदासीन लिगेंड। उसके बाद में आपका आ जाता है वाटर के बाद में NO। NO आपका हो जाएगा उदासीन लिगेंड। और उसके बाद में CO यानी कि कार्बोनिल। कैसे हैं? उदासीन लिगेंड, क्योंकि इनके ऑक्सीजन परमाणु पर एक पाया जाता है, उदासीन लिगेंड। अब इसके बाद में आ जाता है धनात्मक और उदासीन लिगेंड। ये होते हैं आपके ऋणात्मक, जिन पर माइनस चार्ज पाया जाए, ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, वो होते हैं ऋणात्मक लिगेंड। और जिन पर धन पाया जाता है वो धनात्मक लिगेंड होते हैं। और जो उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं उनके जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता उपस्थित होता है, यही इलेक्ट्रॉन अपना एक दे देंगे, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? एक दंती। यानी कि अब ये हो गए धनात्मक। तो आवेश तो भाई दो ही प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक। और उदासीन तो सभी दुनिया पर जितनी चीज़ें हैं ज़्यादातर उदासीन अवस्था में होती हैं, जो किसी से जुड़ जाती हैं तो वो आवेशित होती हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट बात, दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर। दाता परमाणु कितने हैं? दाता परमाणु की उपस्थिति के आधार पर लिगेंड मुख्य प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दंतुक। एक दंतुक यानी कि ऐसे दाता परमाणु जिन पर, ऐसे लिगेंड जिन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या बोलेंगे एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। एक दंतुक में आप लिख सकते हैं कैसे, जैसे NH3, H2O, ये कैसे हैं? एक ही दंतुक उपस्थित है। C डबल यानी कि जिसी पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा पाया जाता है वो एक दंतुक कहलाता है। अगर दो पाए जाते होते तो द्विदंतुक। ठीक, साइनाइड, ये जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक लिखे गए हैं ये सभी एक दंतुक लिगेंड है। ये जो यहाँ पर सब लिखे गए एक दंतुक लिगेंड है। बस इस बंदे को छोड़कर ये ऑक्सीलेटो हटा दो, आपका एक दंतुक लिगेंड है। हाइड्रोक्सी एक दंतुक लिगेंड, लेकिन कैसा है? ऋण आवेशित है तो एक दंतुक, क्योंकि इस पर एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये माइनस का चार्ज, एक ये, इसके ऊपर एक ये और एक ये। यहाँ देखिए परमानेंट ये दो। तो जो ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन लिगेंड हैं जो एक दाता परमाणु वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। दो दाता परमाणु नहीं है। यहाँ हाइड्रोक्सी पर, यहाँ साइनाइड पर और ब्रोमाइड पर, क्लोराइड पर, आयोडाइड पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी कि एक दाता परमाणु होता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। चाहे वो ऋणात्मक का हो या धनात्मक का हो या उदासीन हो, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो चाहे उदासीन हो, बस एक दाता परमाणु होना चाहिए। एक दाता परमाणु है तो एक दंतुक लिगेंड। अब आ जाती है दूसरी हेडिंग, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड जिस पर दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे CH2NH2 अब यहाँ एक नाइट्रोजन परमाणु, ये एक नाइट्रोजन परमाणु, ये लिखा एथिलीन डाइअमीन। इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु ये दाता है और ये दाता है। दो दाता परमाणु हो गए तो द्विदंतुक हो गया। अगर एक दाता परमाणु हो तो एक दंतुक और दो दाता परमाणु हो तो द्विदंतुक। या एक और लिखते हैं आपके सामने, ऑक्सीलेटो इसीलिए मिटाया था। ये एक दाता परमाणु और एक ये दाता परमाणु, ये दो दाता परमाणु है तो द्विदंतुक लिगेंड। अगर एक दाता परमाणु हो तो एक दंतुक लिगेंड, यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन है। ये द्विदाता परमाणु हो गए तो द्विदंतुक लिगेंड,
और एक दाता परमाणु हो तो एक दंतुक लिगेंड होता है। अब आ जाता है बहुदंतुक लिगेंड या त्रिदंतुक लिगेंड। अब इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, इसको आवेश की उपस्थिति के आधार पर बता चुके हैं, इसको यहाँ पर रफ कर देंगे। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं, तीसरी हेडिंग, इसके बाद आपकी आ जाएगी तीसरी हेडिंग, त्रिदंतुक लिगेंड। क्या लिखेंगे? त्रिदंतुक लिगेंड। तो त्रिदंतुक लिगेंड में ऐसे दाता परमाणु जिस पर तीन हो, जैसे NH2 CH, यहाँ पर लिख दें NH2 CH2 का होल ट्वाइज NH, फिर आगे लिख देंगे COH2 का होल ट्वाइज NH2। ये हो गया आपका टेट्रामीन, नहीं ट्राई एथिलीन, टेट्रा एथिलीन ट्राई अमीन, क्योंकि 2 और 2 4 एथिलीन हो गए। इसका नाम है टेट्रा एथिलीन और 1 2 3 ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। इस पर देखिए दाता परमाणु कितने, 1 2 3, यानी कि 3 दाता परमाणु उपस्थित हो तो ये क्या कहलाएगा? त्रिदंतुक लिगेंड। जब 3 दाता परमाणु, और आपके सन 2020 में आया था क्वेश्चन ये, एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, इसका वर्गीकरण बताइए। और 3 आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए थे, 3 आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए थे कि इनके IPSC नामकरण लिखिए। 3 उपसह संयोजन यौगिक दिए गए थे। तो 1 नंबर तो ये होता है कि ऐसे लिगेंड जिन पर एक दाता परमाणु उपस्थित होता है एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, यानी कि यूनिडेंटल। 2 होते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्विदंतुक लिगेंड, यानी कि बाईडेंटल। और 3 उपस्थित होते हैं तो त्रिकडेंटल लिगेंड। अब इसका आ जाती चौथी हेडिंग, बहु दंतुक लिगेंड। इसका मतलब है ऐसे दाता परमाणु जिन पर, ऐसे लिगेंड जिन पर 1 या 3 या 3 से अधिक, बहुत अधिक मात्रा में दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऐसे यौगिक जिनमें, या ऐसे लिगेंड जिनमें 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। लिखते हैं अमोनिया के ऊपर ही NH3 CH2 का होल ट्वाइज NH, CH2 का होल ट्वाइज NH, CH2 का होल ट्वाइज NH, CH2 का होल ट्वाइज NH2। तो एक ये दाता परमाणु, एक ये दाता परमाणु, एक दाता परमाणु, ये एक दाता परमाणु, ये एक दाता परमाणु, 1 2 3 4 5, यानी कि पॉलीडेंटल। कितने बोलेंगे? पोली, बहु मतलब पोली, यानी मैनी, पॉलीडेंटल। अब बोलेंगे 2 4 6 8, यानी कि ऑक्टा एथिलीन, एथिलीन, ऑक्टा एथिलीन। 2 ये हैं, 2 ये, 4 2 6 2 8, तो सभी एथिलीन है, तो ऑक्टा एथिलीन। 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। देखिए CH2 होता है एथिलीन, 2 ये लगे हुए हैं, CH2 होता है एथिलीन, 2 ये, तो 2 और 2 4, CH2 होता है एथिलीन, तो 2 4 6, और 2 फिर CH2 होता है एथिलीन, तो 2 एथिलीन, 2 मिलाकर 4, 2 ये 4, तो हो गए 6, और 2 ये हो गए 8, तो बोलेंगे ऑक्टा, सॉरी ऑक्सी लिख दिया, ऑक्टा, ऑक्टा एथिलीन। ये सभी एथिलीन हैं और ये अमीन है, 1 2 3 4 5, ऑक्टा एथिलीन और पेंटा अमीन। ये हो गया आपका बहुदंतुक। अब इसका आ जाता है लास्ट, अंतिम, उभयदंतुक, उभयदंतुक। उभयदंतुक इसकी होगी 5वीं हेडिंग,
ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसके एक ही समूह में, एक जैसे समूह में दो दाता परमाणु होंगे। कितने? दो दाता परमाणु होंगे, उभय दंतुक कहलाएंगे। जैसे आपको लिखें थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड में सल्फर भी दाता होता है और कौन होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन होता है और सल्फर भी दाता होता है। या हम लिखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी दाता परमाणु होता है। अगर हम इसको लिख दें ऐसे डबल बॉन्ड से, तो ये नाइट्रोजन लिखा तो आपका NO2 है। देखिए कभी ऑक्सीजन दान करेगा इलेक्ट्रॉन तो कभी नाइट्रोजन, तो ये आपके क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं, उभय दंतुक। तो इस पर लगा देंगे माइनस, एक बार इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो जिस पर होता है तो वो दाता परमाणु, सॉरी जिस पर होगा उधर प्लस माइनस का होगा। तो ऐसे लिगेंड या बोलेंगे क्रियात्मक समूह जिनमें दो परमाणु, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी है, दोनों के रूप एक जैसे, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दान करता है तो कभी ऑक्सीजन दान करता है। तो ये कैसे कहलाते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ये हो गई लिगेंडों को डिफिनीशन। अब आप लिगेंड समझ चुके हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या आ जाएगा? कीलेट। नंबर 5 आ जाएगा आपका कीलेट। कीलेट, कीलेट या कीलेटीकरण, कीलेटीकरण इसका मतलब होता है जब दो या तीन या बहुदंतुक लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं। कैसे? एक दंतुक नहीं, जब द्विदंतुक, त्रिदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तो एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं कीलेशन। जैसे कोबाल्ट +2 और इसकी अपक्रिया कराई जाए ऑक्सीलेटो से, ये ऑक्सीलेटो है, इसके पास द्विदंतुक लिगेंड है। कितने? द्विदंतुक। या आयरन की, आयरन +2 इसकी अपक्रिया कराई जाए, ये जुड़े हों एथिलीन टेट्रामीन से, तो लिखेंगे हम CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसके पास दो दाता परमाणु हैं। जब ये केंद्रीय धातु आयन, ये क्या है? केंद्रीय आयन, और ये भी केंद्रीय आयन है, और ये क्या है? द्विदंतुक लिगेंड जिसका नाम है ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, और इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। ये हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन से कम चतुष्फलकीय संरचना बनाएं, तो हम इसके ही बनाते हैं। कोबाल्ट को ले लेते हैं बीच में और इसका बड़ा सा कोष्ठक बनाते हैं, जो इस पर चार्ज लगे होते हैं जो उसके सर पर आ जाते हैं। आ गए? अब ये जो लिगेंड है ये इससे जुड़ेगा तो COO यही है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कोबाल्ट को, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देगा, एक अपने पास रखेगा तो बना देगा बंद, और एक अपने पास रखेगा तो बंद बना देगा। बना दिया, लेकिन एक से काम नहीं चला, अभी ये और ले सकता है, तो हम इसके आगे कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऑक्सीलेट आयन 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो एक और आएगा COO, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक दे देगा कोबाल्ट को। फिर इससे कौन जुड़ा है? COO, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक देगा कोबाल्ट को। तो ये जो चक्रीय संरचना बनी हुई है, ये जो बीच में चक्रीय संरचना ये जो बनी है,
ये जो चक्रीय संरचना बन गई है यही कहलाती है कीलेट, और इसके बनने की प्रक्रिया कहलाती है कीलेशन। क्या कहलाती है? कीलेशन। जब द्विदंतुक, कम से कम दो दंतुक होने चाहिए, एक सिंगल दंतुक से काम नहीं चलेगा। जब द्विदंतुक किसी सेंट्रल मेटल आयन से या केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर एक वलयदार संरचना बनाते हैं, चक्रीय संरचना बनाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। देखिए इसका भी बनाते हैं। अब इसका बनाएंगे तो देखिए कौन है? एफी। एफी के ऊपर जितने चार्ज हैं अगर सर पर लगा दें +2, ये लग गए एफी के चार्ज। ये सेंट्रल मेटल आयन, ये एथिलीन है, ये लीजिए एथिलीन। अमीन जुड़ा है जिसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही अपने पास रखेगा, एक आयरन को दे देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक आयरन को दे दिया और एक अपने पास रखा। यहाँ भी NH2 है, ये एक अपने पास इलेक्ट्रॉन रखा, एक आयरन को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब एक से काम नहीं चल रहा तो हम यहाँ पर क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक बार और जोड़ेंगे, तो हम इसे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जुड़ा है NH2, और यहाँ पर जुड़ा है NH2। तो इनके पास, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक अपने पास रखेगा, बंध बना लेगा। इसके पास ही भाई 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 2 दंतुक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक आयरन को दे देगा, और बीच में एक बन जाएगी चक्रीय श्रृंखला। ये बन गई आपकी चक्रीय श्रृंखला, यानी कि वलय संरचना। ये आपकी कहलाती है कीलेट, और इसके बनने की प्रक्रिया कहलाती है कीलेशन। तो आया ना समझ में? है ना बहुत इजी। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डर जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन होती बिल्कुल नहीं। घबराइए नहीं, ऐसे बताएंगे कि आपके भेजे में ही ठोक देंगे। मतलब ऐसा है कि बात को ठोक देंगे, भेजा नहीं ठोक देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली हेडिंग पर, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया आपका कीलेशन। नंबर अगला 6 हेडिंग, उपसह संयोजन संख्या। अरे ये तो बड़ी आसान बात है भाई। जब केंद्रीय धातु आयन यानी सेंट्रल मेटल आयन जितने लिगेंड के साथ जुड़ा होता है तो भाई उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। FeCN का होल 6, क्या लिखा हो? NiCN का, अमोनियम का, NH3 का होल 4, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या यही कहलाती है। ये 2 लिखे हैं, ये जो नंबर आए लिगेंडो के, तो हम बोलेंगे किसी केंद्रीय धातु आयन, यहाँ पर लगा देंगे आप 4 माइनस का, और यहाँ पर लगा देंगे 2 माइनस के, नहीं प्लस के 2 लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है क्लोराइड जुड़ा हो इससे। ठीक है, तो ये जो नंबर है यही उपसह संयोजन संख्या है, किसी केंद्रीय धातु आयन में, या बोलेंगे किसी उपसह संयोजन यौगिक में जितने लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े होते हैं, एकदम डायरेक्ट जुड़े होते हैं, केंद्रीय क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती। एक जुड़ा तो 1, 2 जुड़े होते तो 6 और 4 ही जनरल होती है। तो जितने लिगेंड सीधे सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु आयन से सीधे जुड़े होते हैं और संकुल यौगिक का निर्माण कहलाते हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। हो गई ना बात? लो याद हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग में होगा आपका धातु की ऑक्सीकरण संख्या। नंबर 7, धातु की ऑक्सीकरण संख्या।
ये लिखा है आपका, ये जो ऑक्सीकरण संख्या दिख रही है ये तो पूरे लिगैंड की है। किसकी है? पूरे लिगैंड की। इसकी भी जो यहाँ दिख रही है ये भी पूरे लिगैंड की है, लेकिन इसकी अपनी पर्सनल ऑक्सीकरण संख्या क्या है वो हमें जाननी है। तो इसकी पर्सनल ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे? जिसकी निकालनी है हम उसको x मान लेते हैं, x, और सभी के बीच में होता है प्लस। साइनाइड एक ऐसा लिगेंड है जिस पर एक माइनस चार्ज पाया जाता है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो हम इसके आगे लिखेंगे -1, क्योंकि एक साइनाइड के लिए होता है -1। कितने लगे हुए हैं? -6। इसको बंद कर दें। अब बराबर में यदि ये 4 ना लगे होते माइनस के 4 ना लगे होते तो यहाँ पर हम लिख देते 0। चूंकि इस संकुल आयन पर 4 लगे हैं तो इसे हम लिख देंगे -4। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो x -6 बराबर -4। ये उधर ले जाएंगे तो x बराबर +6 -4, तो बचेगा x बराबर +2। ये बता रहा है कि Fe पर +2 आयन है, यानी कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? +2। क्योंकि साइनाइड का एक होता है, एक लिखा, और जिसकी निकालनी होती है उसको x मानते हैं। हर एक परमाणु के बीच में प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस। जिसकी निकालनी होती है उसकी x मानते हैं, हर एक परमाणु के बीच में प्लस लगाते हैं। यहाँ साइनाइड लगे केवल 6, 1 का गुणा 6 में करेंगे। घातें होंगी तो बराबर के आगे लिखेंगे, नहीं होंगी तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। चूँकि घातें हैं तो ये -6 उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -6 में से +6 हो जाएंगे, 4 घटेंगे तो +2 की घातें, यानी कि Fe जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर 2 धन है। ऐसे यहाँ निकालेंगे। निकिल की हमें निकालनी है, यही तो सेंट्रल मेटल आयन है, क्योंकि कह रहा धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो निकिल की x, और हम जानते हैं अमोनिया मुक्त अवस्था में पाई जाती। कैसी? मुक्त। और जो वस्तुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती उनकी 0 होती है। अमोनिया 4 लगे हैं बराबर, इस पर कितने लगे हुए हैं? +2। कुछ ना लगा होता तो यहाँ लिखते 0। चूँकि +2 लगे तो +2 हमें लिखने पड़ेंगे पूरे संकुल यौगिक के। यहाँ -4 लिखे थे वो लिख दिए, इसे ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 0 और हो जाएगी +2। इसका मतलब है x +2, यानी निकिल के ऊपर पावर है हमारी Ni+2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 2 निकली। ऐसा नहीं कि हर बार हमेशा +2 ही निकलेगी। तो जैसा लिगेंड होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे होंगे उतना ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब अगली हेडिंग आ जाती 8, नंबर 8, समरूप व असमरूप। समरूप व असमरूप ऐसे संकुल यौगिक जिनमें जो लिगेंड लगे होते हैं वो एक समान हो। कैसे हो? बिल्कुल एक समान हो तो उन्हें समरूप बोलते हैं, और अलग अलग हो तो विषम रूप बोलते हैं। देखिए जैसे FeCN का वही एक एग्जाम्पल आपका। लिगेंड कितने लगे हुए हैं? 6। क्या लगे हैं? 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो ये समरूप है। अगर हमारा कोई और अब प्लेटिनम Cl2 वाटर H2O लगा हो तो यहाँ लिगेंड तो 6 लगे हैं, लेकिन 2 लिगेंड क्लोराइड के हैं और 4 जल के लिगेंड हैं। यहाँ 2 क्लोराइड के और 4 जल के लिगेंड, तो इसे बोलते हैं असमरूप। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक समान एक जैसे लिगेंड उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं समरूप संकुल यौगिक, और जिसमें भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें असमरूप लिगेंड कहते हैं या असमरूप उपसय संयोजन यौगिक कहते हैं। तो ये समरूप और असमरूप आप समझ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक समान लिगेंड लगे हैं तो समरूप, अलग अलग लिगेंड लगे हैं तो विषम रूप। इसकी जगह पे और लिख सकते हैं NiBr2, और इसके आगे लिख सकते हैं NH3 का होल ट्वाइज,
और यहाँ पर लिख देते हैं Cl2। अब देखिए कितने अलग अलग हो गए, एक ये ब्रोमीन लिगेंड दो लगे हैं, दो अमोनिया के लगे हैं, दो क्लोरीन के लगे हुए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं विषम रूप लिगेंड। क्या बोलते हैं? विषम रूप या असम रूप लिगेंड। इसको रफ कर देते हैं और हेडिंग नंबर आ जाती है आपकी 9। एक केंद्रक बहुकेंद्रक उपसह संयोजक यौगिक। अब हमें कुछ ऐसे लिगेंड लेने जो एक केंद्रक हो और एक ऐसा लेना बहुकेंद्रक हो। तो एक केंद्रक का मतलब है हम आप लिख लें निकेल NiCN का होल 4, ये हो गया आपका एक केंद्रक। और यहाँ पर लिख दें आप K2, ये पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट, ये आपका एक केंद्रक हो गया। कितना केंद्रक का? और आपको ऐसा मिल जाए PtCl2H2O का होल 2, ये आपका क्या हो जाएगा? अब इसके आगे एक और लिखा हो, इसी में ऐड हुआ हो। कैसा हो? ऐड हुआ हो, यानी कि ये दोनों एक साथ लिखे हों, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, इसे बोलेंगे बहुकेंद्रक। क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रक। ये बहुकेंद्रक हो गया। देखो प्लेटिनम दो स्थानों पर, और ये एक पूरा संपूर्ण ही उपसह संयोजन यौगिक है पूरा। ऐसी केंद्रीय धातु आयन, ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनमें दो धातु आयन उपस्थित होते हैं, या बोलेंगे दो धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, या दो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, केंद्रीय धातु आयन होते हैं, उन्हें बहुकेंद्रक उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। जिनमें केवल एक होता है उन्हें एक केंद्रक कहते हैं। बहुकेंद्रक यानी कि एक संकुल यौगिक कितना बड़ा है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो दो हैं तो उन्हें बोलेंगे बहुकेंद्रक। दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक है तो एक केंद्रक। अब इसके बाद में आपकी आ जाती है अगली हेडिंग, उपसह संयोजन बहुलक। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन बहुलक। नंबर 9, जब केंद्रीय धातु आयन एक या एक से अधिक या कई अलग अलग संरचनाएं बनाता है, उन्हें हम कहते हैं उपसह संयोजन बहुलक। जैसे हमारे लगे हुए लिगेंड FeCN का होल 6 लगा था, तो ये बनाता है आपकी त्रिविमीय ज्यामिति। कैसी? आपको बताते हैं Fe है तो इसके चारों ओर CN लगा होगा, CN लगा होगा, CN लगा होगा, CN लगा होगा। ये तो आपकी बन जाती है वर्ग समतलीय। देखिए वर्ग समतलीय बन गई, एक स्क्वायर प्लेनर बन गई, लेकिन लगे कितने हो? 6। तो ये हो जाती है वर्ग समतलीय द्विपिरामिड, या बोलेंगे अष्टफलकीय संरचना। ये कैसी हो गई? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना हो गई, और एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, तो ये इसका कहलाता है बहुलक। यानी कि ये बहुलकीय होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बन सकते हैं। और जब 4 लगे हों, जैसे NiCN का होल 4, यहाँ पर माइनस के 4 प्लस माइनस के 4 लगाएंगे तो यहाँ पर लगा दीजिए, और इस पर लगे हों प्लस के 2, तो इसकी हम संरचना बनाएंगे निकिल की, तो CN माइनस CN माइनस CN माइनस और CN माइनस, तो इस पर कितने लगे होंगे? प्लस। तो ये देखिए दूसरी प्रकार की संरचना, ये कैसी होगी? वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय
त्रिविम ज्यामिति। और इसमें जो सीधे जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, एक्स और वाई अक्ष पर होते हैं, वो डॉटेड नहीं लिखे जाते। और जो एक्स वाई अक्ष पर नहीं होते हैं उन्हें हम डॉटेड लिखते हैं। जैसे सामने बिल्कुल ऐसे आ जाए आपके तो उन्हें हम डॉटेड लिखते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक। यदि यह वीडियो तो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा, बेसिक से लेकर आपको बहुत ही शब्दावली बता दी। तो यदि वीडियो हमारा आप लाइक आया है तो लाइक आ गया है तो लाइक करें इस वीडियो को। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ऑल को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उप सह संयोजन यौगिकों की IUPAC नामकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।